नमस्कार, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान का एक टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभ कर रहे हैं। आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायपालिका की संरचना। तो मैं टॉपिक प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह टॉपिक कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित जो भी छात्र छात्राएं और स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के हैं उन तक इसको जरूर साझा करें। और आप इसके बारे में कोई भी प्रश्न है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि उसका उत्तर भी मैं आपको प्रेषित करूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। संविधान में कानून के शासन सिद्धांत का उल्लेख है। इस हेतु न्यायपालिका का दायित्व है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कानून का शासन, ठीक है, कानून का शासन, और इसको स्थापित करने के लिए क्या है, न्यायपालिका है। और न्यायपालिका जो है उस कानून की रक्षा करके हमारे को जो है सुरक्षित करेगी। ये न्यायपालिका का सबसे बड़ा दायित्व है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न हो जाए। यानी कोई भी विवाद है तो उसको कानून के तरीके से हल किया जाएगा। हमारे मूल जो अधिकार हैं उनकी रक्षा भी आपके न्यायपालिका ही करती है, सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट, ठीक है। और देश के अंदर किसी भी तरह की अगर तानाशाही, यानी कोई व्यक्ति जो प्रशासन राज्य में है और किसी भी तरह की तानाशाही अगर करना चाह रहा है तो न्यायपालिका उसको बाउंड कर सकती है कि आप संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये भी न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा दायित्व है, इसके लिए न्यायपालिका जरूरी है। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना जरूरी है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? अच्छा प्रश्न है। परीक्षा के लिहाज से देखना कौन कौन से बिंदुओं के तहत हम महसूस करेंगे कि न्यायपालिका को फ्रीडम संविधान में दी गई है। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसको हम आगे देखेंगे। कॉलेजियम व्यवस्था होती है जिसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। फिर आगे देखते हैं, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया है, यानी इसको बीच में हटाने की जो प्रक्रिया बहुत जटिल है। आगे वाला पॉइंट यही है, विवाद की स्थितियों में भी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। यानी जज ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके जो कार्य और निर्णय हो गए वो उनकी कोई भी व्यक्ति, या वो चाहे राज्य में है या नहीं है, नेता है या चाहे आम पब्लिक है, वो उनकी आलोचना नहीं कर सकता है। ये आगे क्लियर किया गया। देखिए, संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। यानी जब उसको हटाने की प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो चर्चा होगी उसी के अंदर उन जजेस के आचरण पर चर्चा हो सकती है, बाकी कोई भी टिप्पणी अन्य समय में नहीं कर सकता है। अब अगला जो पॉइंट हम देखते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कॉलेजियम व्यवस्था जो अभी प्रचलित है, ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। यह सामूहिकता के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान देना, इसमें क्या होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज है और 4 सीनियर जज हैं, वो कुछ नाम तैयार करेंगे और उन नामों को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। राष्ट्रपति उनमें से क्या करेगा, जो सलाह करके और वो जज जो है अपॉइंट करेंगे। अब इसमें देखना, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय लेता है। यानी राष्ट्रपति के निर्णय, हमने पिछले जो टॉपिक पढ़े थे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो पाठ हमने समझा दिए हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। उनके अंदर हमने ये क्लियर किया गया था कि राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। यानी जो जजेस की नियुक्ति है उसमें भी वो सलाह ली जाएगी। अब यहाँ पर एक जो आता है एनजेसी, आजकल इस के बारे में बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी ये विवाद का एक पॉइंट सा है, इसको समझना। अभी इसको न्यायपालिका ने जो है निरस्त कर दिया है, लेकिन क्या था ये एनजेएसी? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग।
ठीक है, यह क्या था, यह एक नई प्रणाली, ये कब लागू हुई, 99वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया। अब देखो, आपके संसद ने इसे तैयार किया था और बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। आगे देखते हैं, एनजेएससी को 2014 में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों में भी पारित कर दिया था। यानी ये जो संशोधन था, संविधान संशोधन 99वां, इसको लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में आधे से अधिक राज्यों ने भी इसको पास कर दिया था, तो यानी कानून हो चुका था। अब उसके बाद में 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के भी हस्ताक्षर हो गए थे इस पे, और यह अधिनियम 13 अप्रैल 2015 से लागू हो जाना था। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में 13 अप्रैल 2015 से लागू हो जाना था। इसमें क्या था देखना, एनजेएससी में क्या था, एक अध्यक्ष था, वो कौन था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था। सदस्य कौन थे इसके, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज और केंद्रीय विधि मंत्री और न्याय मंत्री, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति होता है। और 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्ति जो थे वो आपके प्रधानमंत्री जो है वो मनोनीत करते थे। तो इस तरह से क्या था, ये 6 सदस्यीय आयोग था ये। लेकिन अब क्या हुआ, इस अधिनियम को संवैधानिक पीठ ने बाद में निरस्त कर दिया। अतः अभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों में कॉलेजियम व्यवस्था ही जारी है। जो ऊपर हमने देखा था कॉलेजियम व्यवस्था, वही लागू है। एनजेएससी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संविधान ने निरस्त कर दिया। इसने कहा कि इससे क्या है कि जो मूल जो बात है संविधान की, उसके विरुद्ध काम हो रहा है, और इसमें क्या है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा हो रहा है एनजेएससी में। इसीलिए कॉलेजियम व्यवस्था को ही सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर मानते हुए उसको रखा और एनजेएससी को निरस्त कर दिया। अब अगला जो बिंदु हम देखते हैं, न्यायाधीशों को पद से हटाना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ध्यान देना, 2 बातें क्लियर करी गई यहाँ पर, कदाचार साबित हो या फिर अयोग्यता, ठीक है, ध्यान देना ये। फिर आगे देखते हैं, इन्हें हटाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। फिर इस हेतु संसद सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी, यानी 2/3 बहुमत। इसको यहाँ क्लियर किया गया है। यह प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी दोनों सदनों में पास होना चाहिए इसको, तभी हट पाएगा। फिर आगे देखते हैं, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी जैसे लोकसभा में 2/3 से पास कर दिया, फिर 2/3 से राज्यसभा में पास होना चाहिए। वरना तो क्या होगा, अगर वहां एक में पास हो गया दूसरे में पास नहीं हुआ तो भी रुक जाएगा, और फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और अगर वहां डिले हो गया और जो सत्र है उसका टाइम पूरा हो गया तो भी क्या हो जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा। तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अब ये देखना, ये समझ लेना, अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी जज को नहीं हटाया गया है। यानी आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। कुछ एक जजों के विरुद्ध ये जो है कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, लेकिन उन्होंने इस कार्रवाई के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसीलिए ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। उसने स्वयं इस्तीफा दे दिया, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं चल पाई। अब हम देखते हैं न्यायपालिका की संरचना। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अर्थात राष्ट्र से अलग प्रांतीय स्तर के न्यायालय, यानी एक सीढ़ी है, ये पिरामिड है। इन्हीं नीचे जो आपके कोर्ट हैं, उसके ऊपर कोर्ट है, उसके ऊपर कोर्ट है, और सबसे ऊपर जो कोर्ट है वो कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब देख, ये जो सीढ़ी है इसको समझाया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी जो नीचे जो ब्लॉक लेवल पे भी जो आपके कोर्ट हैं उन तक जो इसके फैसले हैं जो माने जाएंगे। हाई कोर्ट ने न्यायाधीशों का तबादला करने का जो काम है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर आगे देखते हैं, यह किसी भी अदालत का मुकदमा मंगवा सकता है। यानी जो हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन चल रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये वहाँ डिसीजन सही नहीं हो रहा है तो वो मंगा सकता है। फिर एक काम और है, ये किसी एक हाई कोर्ट के मामले को अन्य हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के मामले को आपके पटना हाई कोर्ट में। इस तरह से क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट इनको आपस में चेंज कर सकते हैं इनकी जगह। फिर उच्च न्यायालय, आपके हाई कोर्ट,
निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकते हैं, यानी जो जिला जो न्यायालय होते हैं उनके फैसलों के ऊपर जो अपील है वो यहाँ उच्च न्यायालय में जाएगी। फिर मौलिक अधिकारों की बहाली हेतु रीट जारी करना, ये रीट के लिए हम अगला जो टॉपिक आएगा न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार, अगला जो वीडियो हम पेश करेंगे न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार, उसमें इसको क्लियर कर दे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम डालते रहते हैं, आप इसकी प्ले लिस्ट में भी इनको चेक कर लेना, और अगला वीडियो इसी से संबंधित रहेगा। तो ये रिट जारी कर सकते हैं। फिर आपके राज्य के क्षेत्राधिकार के मुकदमों का निपटारा करना, ठीक है, जो राज्य के क्षेत्राधिकार में, ठीक है। फिर अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, जो इसके नीचे जो आपके जो पूरे स्टेट में जो भी आपके कोर्ट हैं उनका पूरे मॉनिटरिंग जो है किसके पास रहेगी, हाई कोर्ट के पास रहेगी। अब आगे हम देखते हैं जिला न्यायालय। जिलों में दायर मुकदमों की सुनवाई करते हैं ये, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील पर सुनवाई करते हैं, और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर सुनवाई भी यहाँ पर यानी जिला न्यायालय में होती है। अब जो सबसे नीचे की जो अदालतें आती है वो कौन सी आती है, अधीनस्थ न्यायालय। इसमें क्या होता है, फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार यानी सुनवाई होती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स और साथियों, ये एक संक्षिप्त हमारी चर्चा थी जिसके अंदर हमने सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना और न्यायपालिका की संरचना के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया गया। अगर इससे संबंधित कोई आपकी क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम प्रयास करेंगे उसका उचित उत्तर आप तक पहुंचाया जाए, और आगामी जो वीडियो है वो आप तक शीघ्र पहुंच जाए। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय भारत।